हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज एंड आइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जून मंथ की चल रही है। तो आज हम लोग यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स की कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। देखिए, एक काउंसिल बनाया गया है जो कि हमारे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा इसको बनाया गया है। ये इंडस्ट्री लीड सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि डिजिटल जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म में जितने भी हमारे कंटेंट यहाँ पे निकल कर आते हैं, अपलोड होते हैं, वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। इस काउंसिल के द्वारा उसको रेगुलेट किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि जो भी मैंडेट है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो 2021 का लाया गया है, इससे आपका इसको बनाया गया है। ये एक्चुअली ये सेकेंड टीयर मैकेनिज्म है एपलेट लेवल पे, और ये सिमिलर है जैसे कि ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल है ना, BCCC आपको देखने को मिलेगा, उसी के जैसा आपको यहाँ पे डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, तो ये एक इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो कि जितने भी नॉन न्यूज़ जनरल इंटरटेनमेंट चैनल आपको देखने को मिलता है, जो कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के द्वारा सेटअप किया गया है जून 2011 में। तो जितने भी नॉन न्यूज़ जनरल इंटरटेनमेंट चैनल है ना, उसको यहाँ पे उसमें जितनी भी चीज़ें अपलोड होती है, जितने भी कंटेंट अपलोड होते हैं, उसको यहाँ पे जो रेगुलेट करते हैं वो ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। ये जो काउंसिल बनाई गई है, ये ओवर दी टॉप प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सारे चीज़ों के ऊपर आप जितने भी वेब सीरीज़ देखते हो उसको टैकल करने के लिए है। और BCCC यहाँ पे जो है नॉन न्यूज़ जैसे जितने भी आपको कलर, सोनी, स्टार प्लस, ये सारे चैनल्स जो देखने को मिलते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह के भी, तो वो सब इसी के तहत यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। 3 टीयर अगर हम लोग ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म देखें तो इसमें क्या क्या बातें बताई जा रही है। 3 लेवल पे होगा। फर्स्ट लेवल पे क्या है कि जो पब्लिशर है, जैसे कोई कंटेंट यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म में, तो उनके द्वारा जो ग्रीवेंस है, यानी कि उनके द्वारा जो परेशानी देखी जा रही है, वो यहाँ पे रिड्रेस किया जाएगा। सेकंड लेवल पे क्या है कि सेल्फ रेगुलेशन। ये जो काउंसिल बनाई गई है, ये काउंसिल यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे कंटेंट इस OTT प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जा रहा है वो कितना अप्रोप्रिएट है। थर्ड लेवल पे क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरसाइट है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, वो यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि हाँ, जो कंटेंट यहाँ पे अपलोड किया गया है वो कितना अप्रोप्रिएट है। तो ये ग्रीवियंस रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है, यानी कि जो भी लोगों को परेशानी है उसकी यहाँ पे समस्या को दूर करने के लिए ये 3 टीयर यहाँ पे आपका मैकेनिज्म लाया गया है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब यहाँ ये जो है काफ़ी क्रेडिबल होगा, रोबोस्ट होगा, और एक प्रैक्टिकल कोड होगा कंटेंट के लिए, और काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, यानी कि फेयर यहाँ पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात ये समझिए कि इस तरीके की काउंसिल को इस्टेब्लिश करने के पीछे ज़रूरत क्या था। आज के डेट में आप देख रहे हो कि OTT प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें दिखाई जाती है जो कि नहीं अपलोड करना चाहिए था। तो उस चीज़ों को लेकर उसको टैकल करना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं मॉनिटर करना चाहिए। तो उसके लिए इस तरीके के काउंसिल को बनाया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे द PWC ग्लोबल इंटरटेनमेंट एंड मीडिया आउटलुक 2020 और 24 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, तो इंडियन मीडिया और इंडस्ट्री जो सेक्टर है वो एक्सपेक्ट किया गया है कि 10.1% से भी ज़्यादा ये आपका ग्रो किया है, और आगे आने वाले दिनों में भी ग्रो करेगा, यानी कि 2024 तक ये आप देखो कि US डॉलर का 55 बिलियन तक ये रिच कर सकता है इसकी ग्रोथ रेट। तो इतना फास्ट इसका ग्रोथ रेट है, और इसमें कंटेंट जो भी अपलोड किया जा रहा है तो उसको एक तरीके से मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये काउंसिल आपका बनाया गया है। ठीक है। साथ ही अगर हम लोग इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के बारे में बात करें, तो रिसेंटली जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है उसका नाम यहाँ पे इस तरीके से IBDF रख दिया गया है, और ये एक्सपेंड किए है, यानी कि यहाँ पे आपका ब्रॉडकास्टर्स और जो OTT प्लेटफॉर्म है दोनों एक साथ इसको एक रूफ के अंदर इसके तहत लाया गया है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के तहत। ये जो IBF था, यानी कि यहाँ पे जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन था, इसको 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था, और अब तक आप देखो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है जितनी भी टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग है। इसके जो मेंबर है ना, वो चैनल प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, और जो कि 90% जितने भी आप टेलीविज़न व्यूअरशिप्स है ना, वो सारी चीज़ें आपका यहाँ से डिलीवर होता है, यानी कि ये सब डिलीवर करते हैं IBF। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हाँ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको पूरी डिटेल लेना है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस रूल्स के बारे में, तो फेव 2021 की करंट अफेयर्स को ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिए। वहाँ पे पूरे डिटेल में मैं इस आर्टिकल को जो है डिस्कस की हूँ। अभी ये काउंसिल बन गया है तो इसलिए फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जो है एक ओवरव्यू मिल गया। नेक्स्ट आते हैं केबल टेलीविज़न नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स 2021।
तो सेंटर के द्वारा ये अमेंड किया गया है केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, जो कि एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं, और सिटीजन की जो भी ग्रीवियंसेस है यानी कि जो भी परेशानियां है उसको रिड्रेस किया जाएगा। किस चीज़ को लेकर? तो आप लोग देखते हो कि टेलीविज़न चैनल के द्वारा जो भी कंटेंट को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी झेलने को देखने को मिलती है लोगों के द्वारा, तो इस चीज़ को यहाँ पे रिड्रेस किया जाएगा। टेलीविज़न मीडिया अगर इंडिया में देखें तो ये किसके तहत यहाँ पे कौन सी कानून है जो कि टेलीविज़न मीडिया को गवर्न करते हैं? तो हमारे यहाँ 1955 का एक केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है, जिसके तहत हमारे टेलीविज़न मीडिया जो है वो गवर्न होती है, यानी कि उसी के बेसिस पे, उसके रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे चलती है। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, यानी कि जैसे इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, तो वो यहाँ पे जितने भी सिटीजन्स की ग्रीवियंसेस है उसको ये एड्रेस करते हैं, ठीक है। बट ये आप लोग देखो कि स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है यहाँ पे। केबल टेलीविज़न और नेटवर्किंग, अगर हम लोग अमेंडमेंट रूल्स की बात करें जो 2021 का है, तो यहाँ पे भी 3 लेवल का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। जैसे हमारा कंप्लेन रिड्रेस स्ट्रक्चर है ना, उसी के जैसा है, ओके। तो इसको ध्यान रखिएगा। इस रूल्स के तहत क्या है कि यहाँ पे जो भी आपका टेलीविज़न मीडिया है उसको गवर्न करने के लिए ये आपका एक से फिर से अमेंडमेंट करके लाया गया है। 3 टीयर्स यहाँ पे ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। नेक्स्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन लिबरलाइज्ड गाइडलाइंस फॉर अदर सर्विस प्रोवाइडर। तो जो अदर सर्विस प्रोवाइडर है ये एक तरीके का एंटिटीज़ है जो कि जैसे एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आईटी एनेबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर किसी और भी तरीके का आउटसोर्सिंग सर्विसेज है जो कि टेलीकॉम रिसोर्सेज को यूज़ करके, जैसे टेली मार्केटिंग हो गया, टेली बैंकिंग हो गया, टेली मेडिसिन हो गया, बहुत सारे कंपनीज़ का, बैंक का, हॉस्पिटल चेन्स का, तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अदर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया की अगर आईटी बिजनेस प्रोसेस देखें तो यहाँ पे आप देखो कि यूएस डॉलर का 37 बिलियन डॉलर तक का यहाँ पे आपका स्टैंड करता है, और पोटेंशियल है कि हमारा जो ये आईटी बिजनेस है ना ये और भी ज़्यादा डबल हो सकता है, यानी कि 2025 तक ये 55 बिलियन डॉलर तक का हमारा यहाँ पे बढ़ सकता है। ये सारे जो गाइडलाइंस लाए गए हैं ना, इसका एम यही है कि एक फेवरेबल डेस्टिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इट मीन्स कि वॉइस रिलेटेड जितने भी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है, और ज़्यादा बढ़ाया कैसे जा सकता है? हमारे देश में जो है बिज़नेस को और ज़्यादा आसान करके, बिज़नेस इन्वायरमेंट क्रिएट करके और ज़्यादा आसान करके, रेगुलेशन जो है वो क्लियरिटी होनी चाहिए, कंप्लाइंसेस बर्डन्स जो है उसको रिमूव करना है। तो ये सारे कुछ हम लोग यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर ले तो हमारे यहाँ जो आईटी बेस्ड बिजनेसेस है ये सारे और भी ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है इस तरीके के रिफॉर्म से? इससे क्या होगा ना कि जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑप्ट करेंगे फ्रीलांसिंग, यानी कि जितने टाइम पे जिनको काम करना है वो काम कर सकते हैं और काम खत्म होने के बाद वो जा सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग के लिए यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं फॉर मोर देन 1 कंपनी, एक से ज़्यादा कंपनी में भी वो काम कर सकते हैं, और काम से भी, घर से भी वो काम कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स जो है इस सेक्टर्स में अट्रैक्ट हो पाएंगे। साथ ही यहाँ पे आईटी सर्विसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएगा, ना ही सिर्फ हमारे देश में बल्कि ग्लोबल लेवल पे जो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो भी यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाएंगे इंडियाज़ के टुवर्ड्स एज अ फेवरेबल डेस्टिनेशन, यानी कि जो एमएनसी है वो भी हमारे देश में आ सकेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। एफडीआई हमारे यहाँ ज़्यादा आएगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हमारे देश में आएंगे तो ये एक बेटर आप लोग कह सकते हो कि जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो उसके लिए एक बेटर यहाँ पे हमारे यहाँ जो है बिजनेस इन्वायरमेंट बनाने की बात की जा रही है। अब ये जो रिलैक्सेशन है कि 23 जून को ये अनाउंस किया गया था, इसमें क्या है कि कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं की जाएगी, यानी कि अदर सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे मान लीजिए हमारे देश के हैं या फिर फॉरेन कंट्रीज़ के हैं, चाहे वो यूएस के हो गए या फिर सिंगापुर रशिया के हो गए, तो इनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फर्स्ट ये है। सेकंड है कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच है वो यहाँ पे आप लोग देखो कि इसको लोकेट किया जाएगा हमारे पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी। साथ ही आप देखो कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट मीन्स कि डेटा इंटरकनेक्टिविटी अगर हम लोग कोई भी अदर सर्विस प्रोवाइडर सेंटर के बीच में देखें तो उसमें कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डेटा को जो है कहाँ इंटरकनेक्टिविटी करना है या नहीं करना है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर ये परमिट किया गया है। दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल अप्रोच है। साथ ही आप देखो कि पेनाल्टीज़ है, अगर कोई भी यहाँ पे वायलेशन करते हैं तो उनको पेनाल्टीज़ है और उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये सारे रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए गए हैं जिससे कि हमारे देश में जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स है वो सारी जो बिजनेसेस है वो और भी ज़्यादा बूम हो पाएगा और भी ज़्यादा वो फ्लरिश हो पाएगा। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट के द्वारा बार किया गया जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स है फ्रॉम पब्लिशिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन।
देखिए जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे कि मेनली आप लोग देखते हो कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके पास बहुत सारे इस तरीके का साथ ही साथ आपके आईबी के होते हैं, रॉ के होते हैं, उनके पास जो है ना बहुत हमारे देश के ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि मे भी जब वो अपने पोस्ट से रिटायर कर दे तो वो लिख कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, कहीं पब्लिश कर सकते हैं, कहीं ऑनलाइन वो जो है अपलोड कर सकते हैं। तो वैसा उनको नहीं करना है, इसके लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बाहर किया गया है। इट मीन्स कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, उनके द्वारा यहाँ पे सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1972 को अमेंड किया गया है, और अमेंड करके यहाँ पे रोका गया है वो सारे ऑफिशियल्स को कि हमारे देश की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पे भी वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि आप देखो ये हमारे सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं हर्ट करेगा। रूल्स में क्या है कि जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स है, मेनली आप देखो इंटेलिजेंस और जो सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो गए, रॉ हो गए, इनके पास तो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं, हमारे देश के नहीं दूसरे देश के भी। तो ये सारे जो भी अगर यहाँ के ऑफिशियल है, अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके बाद उनको कोई भी तरीके का इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं करना है। हेड ऑफ़ द जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो डिसाइड करेंगे कि जो प्रपोज्ड मटेरियल है पब्लिकेशन के लिए वो सेंसिटिव है या नॉन सेंसिटिव है, ठीक है। और सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पे एक अंडरटेकिंग भी लेंगे कि वो इस तरीके का काम नहीं करने वाले। रूल्स जो है ना वो यहाँ पे आप देखो कि आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और इंडियन पुलिस सर्विसेज, और इंडियन फॉरेन सर्विसेज, और भी अदर सर्विसेज जो यहाँ पे आते, उन सब के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। ये एक आपका जो है स्टार्मार्क पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये किसके किसके लिए है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और साथ ही यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, रॉ है, जो कि इंटेलिजेंस फील्ड से रिलेटेड है ना, तो उनको उनके लिए यहाँ पे रखा गया है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है सेंटर के द्वारा अप्रूव किया गया है पॉलिसी, और पॉलिसी किस लिए है, तो अचीविंग दिस डिक्लासिफिकेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ वॉर ऑपरेशंस हिस्टोरीज। तो इसमें है क्या, देखिए रिक्वायरमेंट है कि जो वॉर स्टोरीज है ना वो रिटर्न होना चाहिए, क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे उसको डिक्लासीफाई किया जाए, और इस चीज़ को रिकमेंड किया गया है हमारे यहाँ कारगिल रिव्यू कमेटी, जो कि एन एन वी वोहरा के एन वोहरा कमेटी के द्वारा भी, और कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा भी ऐसा कहा गया है कि जो हमारी वॉर हिस्ट्रीज़ है ना, युद्ध के समय में जो हमारी इतिहास है उसको लिखा जाना चाहिए, और साथ ही साथ क्लियर कट भी होनी चाहिए। इस तरीके की जो पॉलिसी है, इससे क्या होगा कि एक ऑथेंटिक मटेरियल होगा एकेडमिक रिसर्च के लिए, और साथ ही साथ एक जो आप देखते हो कि काफ़ी र्यूमर्स फैलते हैं किसी भी फ्रीडम फाइटर के बारे में, हमारा देश जो आज़ाद हुआ उसके पहले जितनी भी हमारे देश में जो फ्रीडम स्ट्रगल चला, तो उसको लेकर काफ़ी र्यूमर्स चलते हैं, तो एटलीस्ट एक ऑथेंटिक डेटा हमारे पास होगा, तो उन सारे र्यूमर्स को भी यहाँ पे काउंटर कर पाएंगे। इस न्यू पॉलिसी का क्या फ़ीचर्स है, सबसे पहली फीचर्स है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी क्लासिफिकेशन करना, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी, और इसमें 2 कानून के तहत ये काम किया जाएगा। सबसे पहला है पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 एंड पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997, इन दोनों के तहत जो है डी क्लासीफाई किया जाएगा। सेकेंड है कि हिस्ट्री डिवीज़न होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे बहुत सारे डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। साथ ही पॉलिसी में ये मैंडेट किया गया है कि कमेटी बनाना है जिसको जॉइंट सेक्रेटरी, या फिर यहाँ पे आपका कंपाइलेशन ऑफ वॉर और जो ऑपरेशन हिस्ट्रीज़ है उनके यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट जो है उसको हेड करेंगे। देखिए ये जो वॉर और ऑपरेशन जितनी भी हिस्ट्रीज़ है ना, तो वो सब कंपाइल किया जाएगा 5 ईयर्स में, और ये जो रिकॉर्ड है ना ये आपका डी क्लासीफाइड किया जाएगा 25 ईयर्स में। कुछ सर्टेन रिकॉर्ड भी है जो कि अवेलेबल किया जाएगा पब्लिक डोमेन में, तो लोगों को भी इसको पढ़ने का मौका दिया जाएगा, और ये पब्लिक डोमेन में भी रहेगा कि लोग भी इसको जाने, हमारे देश की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा कदम लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 बाय द अंकटाड। तो ये अंकटाड कहने का मतलब है कि यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये आपका एक बॉडी है जिसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो है कितना इन्वेस्टमेंट का जरिया चल रहा है, हमारे देश में क्या हालचाल है, ये सारी बातें बताई जाती है। तो ग्लोबल एफडीआई फ्लोज बताया जाता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, इट मीन्स कि कोई भी कंपनी जो है किसी भी देश में जाकर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये आप लोग देखो कि काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है पेंडेमिक के कारण, और 35% तक ये कहा जा रहा है कि 2020 में ये आपका हिट हुआ है। डिमांड जो अगर हम लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज का देखें तो ये काफ़ी हाई वैल्यूज़ है ग्रीनफील्ड एफडीआई का। देखिए एफडीआई और इन्वेस्टमेंट जो है ना 2 तरीके का होता है, एक तो होता है ग्रीनफील्ड और दूसरा होता है ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड वैसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि चल रहे हैं और बीच में अगर उसमें इन्वेस्ट करना है तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में एफडीआई इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रीनफील्ड उस प्रोजेक्ट को कहते हैं जो कि न्यू है, एकदम न्यू प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हो रहा है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ग्रीनफील्ड एफडीआई प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट है, यानी कि एकदम से नया है, और इंडिया में आप देखो कि $64 बिलियन तक यहाँ पे एफडीआई के थ्रू रिसीव हुआ है,
और हम लोग 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट है एफडीआई का पूरे वर्ल्ड में 2020 के बारे में बात किया जा रहा है। सबसे ऊपर है यूएस और उसके बाद है चाइना और हम लोग है 5th नंबर पे। एफडीआई अगर हम लोग इंडिया में देखें तो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है 2019 में, जहाँ 27% था, इट मीन्स कि $51 बिलियन है, वहीं 2020 में आप देखो कि $64 बिलियन तक हो चुका है। तो हमारे देश में एफडीआई जो है बड़ी है और ये पब्लिश किया जाता है एक्विजिशन इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडस्ट्री। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इट मीन्स कि 2020 में आप देख सकते हो 90% तक हुआ है $24 बिलियन का। तो एग्जैक्ट डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लमसम आपको याद करने की ज़रूरत है कि 2020 में पैंडेमिक के टाइम में क्या एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ, तो ये आप लोग लिख सकते हो कि हमारे देश में एफडीआई जो है वो इंक्रीज़ हुई है। फाइन, नेक्स्ट आते सेपरेट बजट हेड्स फॉर स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी अंडर एमजी नरेगा। तो क्या कहा जा रहा है कि सेंटर के द्वारा यहाँ पे स्टेट को कहा गया है कि अलग अलग तरीके से आप लोग अपना जो एमजी नरेगा है, इट मीन्स कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये एक ऐसा कानून है, एक ऐसा यहाँ पे स्कीम है जिसके तहत जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको यहाँ पे उनको यहाँ पे 100 डेज़ की गारंटीड जॉब दी जाती है। 15 डेज़ के इनरोलमेंट के बाद उनको यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे काम करे या ना करे, उनको यहाँ पे पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है और एक दिन का पेमेंट जो उनका है वो यहाँ पे आप लोग देखो कि 202 रुपीज़ है। पहले 180 था बट अभी यहाँ पे 22 रुपीज़ बढ़ाया गया है, तो ये आपका 202 रुपीज़ हो गया है एक दिन का पेमेंट। तो इतना बातें याद रखनी है, इतनी बातें। तो ये मनरेगा है जिसमें कि कहा गया सेंटर के द्वारा कि स्टेट जो है अपने हिसाब से ये मनरेगा रिपोर्ट लेकर आए, जिसमें कि जो स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स और अदर्स जो है ना, वो इस फाइनेंशियल ईयर में कितना ज़्यादा काम किए हैं। मनरेगा के तहत कहा जाता है कि मोर देन 50% जो वर्कर्स है वो विमेन है और 40% जो है वो स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स है। तो इस तरीके का बाइफर्केशंस होना चाहिए। रैशनल अगर इसके पीछे ये देखें तो हायर स्पेंडिंग है, यानी कि इस कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। नेशनल कंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें, जो कि वो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लेकर आए थे 2014 से 19 में, तो ये पता चला है कि स्केड्यूल कास्ट के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो यहाँ पे 6.2 लाख करोड़ तक है और जो सरकार है वो सिर्फ यहाँ पे हाफ जितना ज़रूरत है उसको एलोकेट की है। स्केड्यूल कास्ट की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन 16% है, बट सिर्फ 8% ही यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि इस कैटेगरी में यहाँ पे एलोकेट किया गया है। तो ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। स्केड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करें तो रिक्वायर्ड एलोकेशन कितना था, तो 3.28 लाख करोड़ था, लेकिन एक्चुअल गवर्नमेंट जो एलोकेट की थी वो मात्र यहाँ पे 2 लाख करोड़ जो है वो बस यहाँ पे एलोकेट की थी। तो ये आप समझ सकते हो कि जितना भी यहाँ पे सजेशन दिया जाता है सरकार उतना उससे 50% ही एलोकेट करती है और निचले स्तर तक पहुँचते पहुँचते वो और भी ज़्यादा 50% कम हो जाता है। मनरेगा की बात करें तो ये कानून है यहाँ पे एमजी नरेगा एक्ट 2005, जिसमें कि लीगल गारंटी दी गई है कि एटलीस्ट 100 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा हर एक फाइनेंशियल ईयर में, वो भी एडल्ट मेंबर जो किसी ग्रामीण क्षेत्र के घर के होंगे और अनस्किल्ड जो मैनुअल वर्क है वो यहाँ पे दिया जाएगा और स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस पे। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। डेट टू जीडीपी रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअली ये रेशियो होता है कि देश में कितना डेट है और जीडीपी के कंपैरिजन में। जैसे आप लोग देखते हो कि अभी जीडीपी हमारा माइनस में है, तो -7.5 है। डेट कितना हो गया, तो मान लीजिए कि हमारा कुछ यहाँ पे लमसम आप समझो कि 100 करोड़ डॉलर तक होगा। तो ये चीज़ें देखा जाता है ना कि हाँ, हमारे यहाँ जो है टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो प्रोडक्शन को लेते हुए हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में कर्ज कितना है। तो ये होता है डेट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। अगर पब्लिक डेट की बात करें तो ये पूरा लाइबिलिटीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्टेड है। तो कोई नहीं, ये आप लोग इतनी बातें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिकली आप लोग समझो कि यूनियन गवर्नमेंट का जो डेट है वो 58% है और जीडीपी आप लोग देखो कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 का दिखा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम लोग ये बात करें तो ये इसलिए है क्योंकि इकॉनमी कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ऑब्वियस है कोविड-19 के कारण जो है हमारी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई है, जिसके कारण ये देखने को मिल रहा है। एफआरबीएम एक्ट भी है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जिसमें ये मैंडेट किया गया था कि डेट टू जीडीपी रेशियो अगर सेंटर का है तो वो 40% से भी कम लेकर आना है और स्टेट का जो है वो 20% से भी कम लेकर आना है 2024-2025 तक। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड ये डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा जा चुका है। तो फिर भी आप लोग इस बार भी थोड़ा सा चौकन्ना रहिए कि मे बी ये पूछा जा सके। नेक्स्ट आता है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर। ये है क्या, ये भूटान की टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके। इसका एम यही है कि भूटान को काफ़ी हेल्प होगा, यानी कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है टैक्सेशन को लेकर वो यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो पाएगा और मेनली यहाँ पे हेल्प भी हो पाएगा इंडिया के द्वारा।
साथ ही टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर की बात करें तो जॉइंट इनिशिएटिव है जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट भी है, जो कि यहाँ पे जो टैक्स ऑडिट नॉलेज है वो यहाँ पे और भी ज़्यादा शेयर करेंगे, इस स्किल्स को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो बेटर है कि भूटान जो है अपने देश में इस टैक्स को लेकर जो है और बेटर तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं इताते द्वार। तो ये है क्या, ये आप देखो ई फिलिंग पोर्टल है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं पॉइंट बोलूँगी, ये आप लोग इताते द्वार है, ठीक है, ई फिलिंग है, ये ध्यान रखिएगा, और इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल का। इससे क्या हो पाएगा ना कि यहाँ पे आप देखो जो डे टू डे वर्किंग है इतात का, यानी कि इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल का, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, एक्सेसिबिलिटी हो पाएगी, अकाउंटेबिलिटी निकल कर आ पाएगा। इससे क्या हो पाएगा कि इकोनॉमाइजेशन हो पाएगा, यानी कि पेपर का यूज़ कम हो पाएगा, कॉस्ट की सेविंग हो पाएगी, जो केसेस है उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा रैशनलाइजेशन आएगी, क्विक डिस्पोजल हो पाएगा यहाँ पे केसेस का। यानी कि जो भी आप देखो कि ई फिलिंग हो रही है, ऑनलाइन फिलिंग हो रही है, तो ऑब्वियस है कि उसकी जो है ऑनलाइन अगर आपका सारा काम हो रहा है तो वो फास्टर होगा, उसमें लेस आपकी एक्सपेंसेस होगी, लेस यहाँ पे पेपर का यूज़ होगा, तो ये सारी यहाँ पे फ़ायदे होते हैं। ओके।